कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ये बताऊंगा कि जब वो स्ट्रक्चर्स हम इसी लेवल से और ड्राफ्ट लेवल से ऊपर निकल जाता है तो हम कैसे उसके आगे और छत की कॉलम्स की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे सर्टिंग लगाते हैं, कैसे उसका रेनफोर्समेंट मानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इनको करने के लिए सबसे पहले हमारा चैप्टर्स आता है कि हाउ टू रीड द ड्राइंग्स। तो ड्राइंग में कौन कौन सी ड्राइंगें होती हैं, कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले कंसेप्चुअली ड्राइंग बनती है, आर्किटेक्चर ड्राइंग बनती है कि कहाँ पर क्या हमारा कौन सा रूम कहाँ पर होगा, कौन सा स्टेयर्स होगा, कहाँ पर कटआउट्स होगा, कहाँ पर साफ होगी। ये कंसेप्चुअली ड्राइंग बनती है। कंसेप्चुअली ड्राइंग बनने के बाद में उस आर्किटेक्चरल ड्राइंग से फिर GFC ड्राइंग आती है। उस GFC ड्राइंग्स के अंदर में भी सभी GFC होती है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, उसमें सभी तरह की ड्राइंगें होती हैं। उसके अंदर में मेन क्या होता है कि ड्राइंग्स की स्टडी करने के लिए फिर स्ट्रक्चर ड्राइंग को स्टडी करनी पड़ती है। उस स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के अंदर में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉलम का लेआउट का है, उस कॉलम का लेआउट कैसे देखते हैं कि कॉलम का साइज क्या है, कॉलम का साइज क्या है, कॉलम को कौन सा कॉलम किस नंबरिंग का है और किस साइज का है। मेन चीज़ पहले कॉलम का नंबरिंग देखते हैं। सपोज जैसे देखते हैं कि SC51 है, SC301 है, SC35। ये कॉलम का साइज और ये ग्रेड, ये हम बेस आपको पहले बता चुके कि हम कॉलम का किस ग्रेड के हिसाब से कौन सा लेआउट किया जाता है। ये हम फाउंडेशन लेवल पर बात आती है। फाउंडेशन लेवल पे ही ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि सेटिंग हो जाता है। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस ड्राइंग से देखा जाता है कि इसका कॉलम का नंबरिंग देखा जाता है कि इसमें कॉलम का कौन सा नंबरिंग है, कौन सा कॉलम है। इस कॉलम के पहले ये ड्राइंग स्टडी की जाती है। इस कॉलम को देखने के लिए सबसे पहले इसमें लीजेंड भी देखा जाता है। लीजेंड देखने के लिए सबसे पहला हुआ है कि भाई मेरा FLGL क्या है, एडजस्टिंग ग्राउंड लेवल क्या होता है, FGL ब्रेसिंग ग्राउंड लेवल क्या होता है, FFL ब्रिज फ्लोर लेवल क्या होता है, TOC टॉप ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, अनलेस नोटेड अदरवाइज होता है। बहुत फेसिस होता है, टिपिकल टॉप रेनफोर्समेंट नियर बेसिस होता है, बॉटम रेनफोर्समेंट नियर बेस होता है। तो ये लीजेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस लीजेंड को भी स्टडी की जाती है। करने के बाद ये ड्राइंग का नंबरिंग यहाँ से उठाते हैं। ये ड्राइंग नंबरिंग उठाने के बाद में फिर ये एक रेनफोर्समेंट ड्राइंग का कॉलम्स का रेनफोर्समेंट ड्राइंग भी स्टडी करते हैं। तो रेनफोर्समेंट ड्राइंग के अंदर में उसमें साइज उसको वो भी स्टडी करते हैं कि जिस कॉलम के अंदर में जो रेनफोर्समेंट किस तरह का है। सपोज SC16 है, SC16 के अंदर में किस डाया का सरिया क्या नंबरिंग है। इस 625 + 520 डाया मीन्स क्या होता है कि 6 नंबर 25 डाया के रेनफोर्समेंट वर्टिकल होंगे और 5 नंबर 20 डाया के इस पूरी रेंज में। और ये इस साइड में 4 नंबर 25 डाया का होगा, 6 25 डाया के होंगे, 5 22 होंगे। ये स्ट्रिप्स होती हैं इसकी। 3 नंबर्स 8 लिंक्स होती हैं और ये आपका टाई बार्स होती हैं, अल्टरनेट बार्स होती हैं। तो ये रेनफोर्समेंट की इस नंबरिंग से डिटेल होगी। कॉलम का साइज क्या है, कॉलम का नंबरिंग क्या है, रेनफोर्समेंट की डिटेल क्या है। ये हम आपको एक अलग चैप्टर बताएंगे जब इसका रेनफोर्समेंट कैसे BBS कैसे बनता है। उसके लिए एक अलग से एक ड्राइंग आपको कंसेप्ट कैसे होगा उसको एक अलग से बताएंगे। अभी हम इस ड्राइंग से देखते हैं कि हम कॉलम का नंबरिंग कैसे देखते हैं। फिर नेक्स्ट ड्राइंग आती है कि कॉलम्स का रेनफोर्स देखने के बाद में एक उसके बीम की ड्राइंग भी चेक करते हैं। बीम की ड्राइंग चेक करने के लिए भी हम एक इसकी ड्राइंग्स को इसका प्लान सर्वे करते हैं। इसमें मेन क्वेश्चन क्या होता है कि ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। B7 B3 S2 B2 ये ये होता है S4 ये स्लैब का नंबरिंग होता है, S3 स्लैब का नंबरिंग होता है, ये बीम का नंबरिंग होता है। इस बीम के नंबरिंग से फिर हम इसका रेनफोर्समेंट ड्राइंग चेक करते हैं। इसकी B3 में कौन सा रेनफोर्समेंट है, किस डाय का रेनफोर्समेंट है। और ये स्लैब का रेनफोर्समेंट भी इसी ड्राइंग्स में हो जाता है कि ये नंबरिंग हो जाता है। इसके लिए भी ये लीजेंड बहुत ज़रूरी होता है। ABCD ए क्या होता है T8 आपका 200 बाई सेंटर 200 T8 जो ABCD B बार का ये होगा, C ये होगा, T का मतलब 8 डाया 200 सेंटर। तो ये स्लैब का रेनफोर्समेंट होता है। स्लैब का रेनफोर्समेंट हमारे प्लान के अंदर भी दे दिया जाता है। बीम के लिए हमारा एक अलग ड्राइंग होती है जो बीम स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग होती है, जिसके अंदर में बीम का सरिया होता है, क्या साइज होता है, क्या रिंग होता है, वो एक अलग मैं आपको ड्राइंग समझाऊँगा। इसके भी लीजेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं और इसके भी ये बार बेंडिंग शूटिंग्स का जो लीजेंड होता है ये एक अलग से चैप्टर होता है। तो ये ड्राइंग स्टडी करने के बाद में फ्रेंड्स हमारा मेन अब आता है कि इसको जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल्स है वो मेन है कि स्ट्रक्चरिंग मटेरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्ट्रक्चरिंग मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए भी फ्रेंड्स
हम जो उसका बीम का साइज, कॉलम का साइज़ देख लेते हैं एज़ पर ड्राइंग। जो एज़ पर ड्राइंग हमने देखा है उसका साइज़ किस साइज़ का है, किस साइज़ के बाद में उसमें कितनी शटरिंग लगेगी, शटरिंग कैलकुलेट की जाती है। शटरिंग किस साइज़ की 12 mm की प्लाई शटरिंग कैलकुलेट की जाएगी। शटरिंग कैलकुलेट करने के लिए उसमें किस साइज़ की बैटन लगेंगी, बैटन कैलकुलेट की जाएगी। टोटल सपोज मेरे पास में 100 कॉलम्स हैं, 100 कॉलम्स के अकॉर्डिंगली मेरी शटरिंग कितनी लगी। शटरिंग की प्लाई का साइज़ निकाल लिया, 6 फुट बाई 4 फुट की जो शटरिंग आ जाती है उसमें कितने एक शटरिंग में कितने कॉलम बनेंगे, कितनी हमारी बैटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस बैटन की ज़रूरत करने के लिए हमें टोटल मटेरियल निकालने के बाद में फ्रेंड्स, मटेरियल निकालने के बाद में हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि उस मटेरियल को टोटल कैलकुलेट किया, हमारा शटरिंग कितना है, बैटन कितनी है। और बैटन कैलकुलेट करने के लिए हमें उस मटेरियल का इंडेंट किया जाता है। इंडेंट करने के बाद में उस मटेरियल को मंगाने के बाद में फिर हम उस ड्राइंग को फिर स्टडी किया जाता है कि इंजीनियर्स की ये भी ड्यूटी बनती है कि उसको एज पर ड्राइंग के हिसाब से उसको कैसे शटरिंग को मटेरियल प्रोवाइड कराएं, उसको साइज़ देगा कॉलम का। तो हमारा कारपेंटर उसी पैटर्न से उसी शटरिंग से उसकी शटरिंग को तैयार कराएगा। शटरिंग तैयार करने के बाद हम रेनफोर्समेंट कॉलम्स का बांधने के बाद में उसका सिकंजा एक अलग से शटरिंग लगाने के बाद में कॉलम कास्ट करने के बाद कॉलम कास्टिंग एक पहला चैप्टर हो जाता है, वो बेसमेंट से निकल जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको ये ध्यान रख जाऊँगा कि शटरिंग का स्टेजिंग मटेरियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और स्टेजिंग कैसे निकालती है। तो कॉलम्स की शटरिंग ऑलरेडी कॉलम कास्ट हो रहता है, उसके बाद में उसको उसके टॉप लेवल पे बीम की शटरिंग लगती है। बीम की शटरिंग लगने के लिए हमें बीम का सिर्फ पहले बॉटम लगाया जाता है, बॉटम के बाद में फिर इनर साइड लगाई जाती है। इनर साइड ठोकने के बाद में जो हम ड्राइंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे उसका बॉटम लेवल क्या है, टॉप लेवल क्या है, उस टॉप लेवल पर जितना होगा उस हिसाब से उसकी शटरिंग को सेट किया जाता है। उसमें नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कि स्टेजिंग मटेरियल। स्टेजिंग मटेरियल के अंदर फ्रेंड्स मैं अभी आपको साइट पर पर्सनली दिखाऊंगा कि स्टेजिंग मटेरियल के अंदर में क्या होता है कि नीचे पहले बेस जैक होता है, फिर यू जैक होता है, वो बीच में प्रॉप्स होते हैं। बेस जैक बीच में बॉटम में लगता है और उसका यू जैक ऊपर लगता है। उस यू जैक में हमारा लकड़ी का बैटन चलते हैं सो दैट कि उस जैक से क्या होता है कि सबसे कोई मेरी हाइट अगर बीम की 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है तो नीचे से मैं 2 मीटर 80 सेंटीमीटर पर उस जैक से एडजस्ट कर करके बीम की शटरिंग को फिक्स कर देता हूँ। तो बीम की शटरिंग और स्टेजिंग, स्लैब की स्टेजिंग करने के बाद स्लैब की स्टेजिंग भी प्रॉप्स के द्वारा ही एडजस्ट किए करके उसके जो फ्लोर लेवल फिनिश लेवल है उस फ्लोर फिनिश लेवल को फिनिश किया जाता है। तो शटरिंग लगाने के बाद में मेन शटरिंग होने के बाद में कंप्लीट शटरिंग लगने के बाद में इंजीनियर्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो कंप्लीट उस फिट ड्राइंग से हमारा जीएफसी ड्राइंग से और आर्किटेक्चर ड्राइंग से और स्ट्रक्चर तीनों ड्राइंगों को मिक्स करके उस कंप्लीट पूरे स्ट्रक्चर्स को चेक करेगा कि कहाँ मेरी बीम आती है, क्या बीम मेरी उस जगह पर है, कहाँ मेरा कटआउट है, कहाँ मेरा स्टेयर्स है, कहाँ मेरी ओपनिंग्स है, किस जगह पे मेरा कहाँ उनसा स्ट्रक्चर कहाँ आना चाहिए, वो सब है या नहीं है। तो बहुत ही स्टडी करने के बाद यहाँ एक इंजीनियर का एक एक्सपीरियंस काम आता है। यदि उसने वो काम किया हुआ है तो वो ही कैन ऑब्जर्व, ही कैन जजमेंट कहीं गलती मिस्टेक है तो वहाँ पर किसी वुमेन के द्वारा किसी सुपरवाइजर को साथ लेकर के जो एक्सपीरियंस वुमेन होते हैं उनके द्वारा उनका काम चेक करने के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर्स आता है कि हाउ टू ले द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के लिए वाल बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले बीम का रेनफोर्समेंट बनता है। बीम के अकॉर्डिंगली जो मेन बार टॉप होती है वो होती है, उसमें क्या होता है बीम कभी डायरेक्ट बीम के अंदर में सरिया नहीं बनता, बीम से जैक के द्वारा एक 1.5 मीटर ऊपर उठा करके एक सरिया को उसको बीम को बांधा जाता है। बीम को सरिया बांधने के लिए उसमें जो भी ड्राइंग्स के अकॉर्डिंगली उसका जिस डाया का सरिया होता है उस डाया का सरिया को उसमें रिंग बना करके उसको जाता है। जब हमारा सरिया परफेक्ट चेक करने के बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चेक होता है कि बीम के अंदर में सरिया अगर एक बार गलत बन गया तो सरिया डाउन अगर बीम के अंदर चला गया तो सरिया दोबारा उठता नहीं है कभी भी। तो इसलिए उसकी सरियों को प्रॉपर चेक करने के बाद में उसको ऑर्डर दिया जाता है तो पूरा एक जाल बन करके बीम के अंदर सरिया उठा दिया जाता है। जब सरिया बैठ जाएगा देन सरिये को वापस नीचे उसके अंदर में मेन ये भी देखा जाता है कि कवर प्रॉपर लगे हैं नहीं लगे, साइड कवर प्रॉपर है नहीं है, ऑयलिंग प्रॉपर है नहीं है, ये सब चेक करने के बाद में सरिया को लोअर किया जाता है। लोअर करने के बाद मेन फ्रेंड्स यहाँ पर सरिया बीम बंडलने के बाद में अब चैप्टर आता है कि स्लैब का सरिया। स्लैब का सरिया में भी टाइप से स्टडी की जाती है कौन सा बार किस जगह का है, कौन सा एक्स्ट्रा बार है, कौन सा मेन बार है, कौन सा स्टडी करने के बाद में रेनफोर्समेंट कंप्लीट स्लैब का सरिया के बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर आता है कि बीम की आउटर साइड को फिक्स किया जाता है। आउटर साइड को फिक्स करने के लिए भी शटरिंग को साइज के अकॉर्डिंगली चेक करने के बाद में फिर शटरिंग को चारों तरफ से स्लैब को पैक कर दिया जाता है। स्लैब को पैक करने के बाद में चारों तरफ से पैक करने के बाद में प्रॉपर फिर एक बार कंक्रीट नेक्स्ट चैप्टर आता है कि हाउ टू प्ले द कंक्रीट, प्लेस द कंक्रीट। कंक्रीट प्लेस करने से पहले भी
हमको कंप्लीट फिर कहीं कटआउट्स चेक करने होते हैं कि कहाँ पर मेरा कटआउट आएगा, किस जगह पर मेरा ओपनिंग्स है, क्या प्रॉपर ओपनिंग है नहीं है वहाँ पर, उस जगह पर हम उस स्लैब रेनफोर्समेंट स्लैब के अंदर में ही किसी पत्ते से द्वारा या किसी चीज़ से उसको एक अलग कटआउट मार्किंग किया जाता है, क्योंकि उस जगह कॉन्क्रीट नहीं डलेगी। सपोज जगह कॉन्क्रीट डल गई तो बाद में फिर ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये स्टडी करने के बाद में फिर वी अलाउ टू प्लेस द कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट प्लेस करने के लिए भी एक सबसे बड़ा चैप्टर है, फिर एक ड्राइंग की हमारी स्टडी की जाती है। उस ड्राइंग के अंदर में देखा जाता है कि बीम के अंदर में कौन सी कॉन्क्रीट किस ग्रेड की कॉन्क्रीट होती है। सपोज M35 ग्रेड की कॉन्क्रीट बीम में डलती है, या कॉलम में M35 में, तो उसका कुछ कॉलम का पोर्शन भी होता है उसके अंदर में, बीम के द्वारा जो कॉलम का ज्वाइंट होता है, जो जंक्शन होता है, उसमें भी कुछ कॉलम का उसमें M35 ग्रेड की कॉन्क्रीट डलती है। उस M35 ग्रेड की कॉन्क्रीट डलने के लिए भी उसके अंदर में हम कैलकुलेट किया था। यहाँ भी एक इंजीनियर्स की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो कॉन्क्रीट कैलकुलेट, पूरी कंप्लीट कॉन्क्रीट कैलकुलेट करेंगे। सपोज मेरा 250 सीएम कॉन्क्रीट आवश्यकता पड़ती है, तो 250 कॉन्क्रीट को मैं अपने मैचिंग प्लांट पर ऑर्डर दूँगा। अगर मेरी कॉन्क्रीट सपोज प्लेसमेंट स्टार्ट कर दी और मेरी कॉन्क्रीट कम आ जाती है, तो मेरे को ज्वाइंट बढ़ जाएगा और कॉन्क्रीट दोबारा करना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। कैलकुलेट और एक्स्ट्रा का कॉन्क्रीट आ गया तो उस कॉन्क्रीट को, बची कॉन्क्रीट को मैं कहाँ लाऊँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कॉन्क्रीट को कैलकुलेट करना ये भी एक इंजीनियर्स की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है। ये बहुत बड़ा चैप्टर्स होता है कि कॉन्क्रीट को कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि जब उसको स्लैब और बीम की कॉन्क्रीट डालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम केवल बीम की ही कॉन्क्रीट डालते हैं, क्योंकि बीम में कॉन्क्रीट, तो बीम की कॉन्क्रीट भरने के बाद में कुछ देर बाद सेटिंग टाइम मिल जाता है उसको, कुछ हो जाए कि स्लैब का वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर हम एक साइड से कॉन्क्रीट भरें तो लोड एक वन साइड आ जाता है, तो जिसमें स्लैब को बल्ज होने की आवश्यकता बहुत होती है। यहाँ पर क्या होता है कि बीम की कॉन्क्रीट डालने के बाद में फिर हम धीरे से स्लैब की कॉन्क्रीट करते हैं। और कॉन्क्रीट करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्क्रीट का ग्रेड प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्क्रीट के अंदर में स्लम्प सही होना चाहिए, सेग्रीगेशन तो नहीं है, पानी की बूंदी नहीं है। और हमको एक स्किल्ड आदमी को कॉन्क्रीट करते समय हमेशा नीचे भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारे प्रॉप्स लगे हैं, बल्ज हैं, वो कहीं सर्टिंग बैठ तो नहीं रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर्टिंग में कहीं अगर हमारा बल्ज हो रही है तो कॉन्क्रीट को रुकना पड़ेगा, जैक्स के द्वारा वापस कॉन्क्रीट को उसी समय हमारा सर्टिंग को प्रॉपर अपने लेवल में लाना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारा जैक लूज तो नहीं पड़ता है, कोई वाइब्रेटर प्रॉपर तो नहीं, तो वाइब्रेटर प्रॉपर लगना चाहिए, कॉन्क्रीट प्रॉपर डलनी चाहिए। और मेसन, स्किल्ड मेसन के द्वारा प्रॉपर स्लैब का स्लोप प्रॉपर तैयार होना चाहिए। यहाँ एक इंजीनियर्स की उस समय बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि स्लैब हाउ टू गेट द गुड कास्टिंग, कैसे कास्टिंग करें, किसका स्लोप प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर वाइब्रेशन करना चाहिए, कॉन्क्रीट के अंदर कोई सेग्रीगेशन तो नहीं है, और ज्वाइंट करना है। अगर वंस वी स्टार्ट वन स्लैब तो इट शुड बी कंप्लीट थ्रू आउट, नॉट ए सिंगल, नॉट ए पीसेस। इट इज़ ए वेरी अगली इंप्रेशन टू द इंजीनियर्स की हमको अच्छा स्लैब वगैरह अच्छी कास्टिंग कर दी तो एक उसका अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्क्रीट डालने के बाद में नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद में एक चैप्टर आता है हाउ टू डू द क्यूरिंग। क्यूरिंग करने के लिए भी फ्रेंड्स जो हमारा मेसन है उसको पता होता है कि एक 6 का मसाला बना करके हम उसको उस पूरे स्लैब को पैचेज में काट देते हैं। उसके पैचेज में बांधने के लिए गोली टाइप की बना देते हैं चारों तरफ, पैचेज में बांधने के लिए उसके अंदर फिर 24 आवर्स के बाद में उसमें पानी स्प्रे करते हैं। पानी स्प्रे करने के बाद में कुछ पानी इसके अंदर छोड़ते हैं, सो दैट की वाटर क्यूरिंग उसके अंदर में मतलब 7 डेज़ तो जरूरी होता है। 7 डेज़ के अंदर तो पानी भरा रहना चाहिए। पानी भरने के लिए ही उसके अंदर में फ्रेंड्स काफ़ी जो वाटर है वो सीपेज वो होना चाहिए, उसको एक जूट बिछाना चाहिए। क्यूरिंग तो मेन स्लैब की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा मेन मोटिव आपका यह था कि स्लैब की कास्टिंग कैसे होती है, फ्लोर की कास्टिंग होती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि स्लैब की सेटिंग कैसे लगती है, स्टेजिंग कैसे होती है। अभी इसी उसमें दिखाऊंगा। फ्रेंड्स मैं सुनील गुप्ता काफ़ी दिनों से एक ही प्रोजेक्ट, ये दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लाख रुपये का प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट है और एक अलग ही तरह की काफ़ी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जो स्ट्रक्चर्स है वो बॉटम डबल बेसमेंट है और उस पूरा स्ट्रक्चर्स ग्राउंड फ्लोर के स्लैब से ऊपर निकला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक सीखने को और करने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मैं अपने 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, काफ़ी वर्क किया हुआ है। तो मेरे साथ आप छोटे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है। पहले बिल्डिंग्स को भी लेके चलूँगा, बिल्डिंग्स के अंदर जो जो स्टेप्स होंगे मैं पहले बिल्डिंग्स का चैप्टर बताऊँगा, फिर मैं आपको हाइट रोड्स बताऊँगा, रोड बताऊँगा, इसमें प्लान बताऊँगा कि उसके अंदर में कैसे कौन सी एक्टिविटी कब की जाती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको
ले चलता हूँ प्रैक्टिकल, जहाँ पर मैं ये स्लैब और कास्टिंग ड्रॉप्स दिखाना चाहूँगा। उसके लिए आपको